हेलो, वेलकम बैक सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, अपनी हिस्ट्री के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं मुगल वंश। इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया था, तो मुगल वंश का एक मास्टर वीडियो बनाया था जहां पर हमने देखा था कि उनका रिलेशन क्या था, कौन कौन मेन शासक थे, उनके बीबी क्या थे, उनके बच्चे क्या थे, किनको क्या पदवी दी गई थी, कैसा उनका शासन था, कैसे साम्राज्य बसाया था। उसको हमने वहां पर देखा था, एक मास्टर वीडियो जैसे बनाया था, लगभग उसी में कवर किया था। लेकिन हमने बताया था कि हिस्ट्री को अगर आपको पढ़ना है, एक एक पॉइंट लेकर चलना है, आपके दिमाग में हर एक वो बात फीड हो जाए जैसे कि आप कोई मूवी देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मुगल साम्राज्य के जो हमारे संस्थापक हैं, जो हमारे पहले संस्थापक यहाँ पर देख रहे हैं आपके हैं बाबर। तो बाबर से स्टार्ट करते हैं। बाबर संस्थापक कैसे बने, जन्म कब हुआ था, पिता का नाम, माता का नाम, इसके बाद इन्होंने बचपन में क्या किया, बचपन के बाद जब भारत में आए तो कितने युद्धों का सामना करना पड़ा, वास्तविक इनका युद्ध क्या था, क्या इनकी नीतियां थी, कौन कौन युद्ध लड़ा, इसके बाद मृत्यु क्या हुई, इनके अपने जीवन में कौन सी शैली का प्रयोग किया। अर्थात जीवन मरण की जितनी भी प्रक्रिया है सभी घटनाओं को यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बस आपको एक पूरे वीडियो को देखना है, एक लक्ष्य समझ लीजिए कि हिस्ट्री हमको एक एक वीडियो देखना है देव सर की, और अगर एक एक वीडियो आप देखते हैं तो वाकई में हिस्ट्री आपको पूरी तरह से हम लोग रटा देंगे। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर हम लोग बाबर की बात करते हैं। बाबर अर्थात मुगल वंश आ गया है, और मुगल वंश में पहले हमारे जो संस्थापक हैं मुगल वंश के, तो यहाँ पर है बाबर। लेकिन बाबर का पूरा नाम कभी कभी पूछता है, तो यहाँ पर हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब एक एक पॉइंट पर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जन्म कब हुआ था। मोहम्मद जो बाबर साहब थे, तो बाबर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था यहाँ पर, तो देख सकते हैं 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। ठीक है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अफगानिस्तान के फरगना में हुआ था। ठीक है, अफगानिस्तान के फरगना में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है यहाँ पर इनकी माता का नाम क्या था। तो माता का नाम क्या था, कुतलुग निगार खां था। ठीक है, कुतलुग निगार खां था, जो कि मंगोल वंश से संबंधित थी। हमने बताया था कि जो अकबर बाबर हैं, ये हमारे मंगोल वंश और चंगेज जो कि हमारे थे सभी का हमारा प्रोडक्ट था। यहाँ पर दोनों क्रूर शासक का ये हमारा प्रोडक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खां, जो कि मंगोल वंश से संबंधित थी। दूसरा हमारा है इनके पिता। तो पिता हमारे क्या है इनके हैं उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो कि चगताई तुर्क से संबंधित है। इन दोनों की माता पिता जो इनकी थे शादी होती है, इसके बाद इनका ये पुत्र होता है, और दोनों गुण अर्थात मंगोलों के और यहाँ पर तुर्कों के दोनों गुण यहाँ पर विराजमान होते हैं। अब बात आती है कि इस वंश को क्या कहते हैं, वास्तविक जो हमारा वंश है, तो इसे वंश क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मुगलिया वंश। क्या बोलते हैं, मुगलिया वंश बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि जब बाबर हमारे भारत में आए थे उस समय यहाँ पर शासन कौन कर रहे थे, कैसे कैसे हमारा भारत बिखरा हुआ था, कहां पर कौन राज्य कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर के समकालीन भारत पर राज्य कौन कर रहा था। तो बाबर के समय में यहाँ पर कृष्णदेव जो कि विजयनगर साम्राज्य के थे, तो यहाँ पर कृष्णदेव राय यहाँ पर इनके समकालीन थे। लेकिन इनके समकालीन और भी थे। कैसे, यहाँ पर बाबर के समकालीन हमारे कई कई राज्य थे, जैसे राज्य और हमारे शासक। तो यहाँ पर एक राज्य है दिल्ली। दिल्ली में उस समय शासन कौन कर रहे थे, इब्राहिम लोदी। दिल्ली में कौन थे, इब्राहिम लोदी। इसके बाद आपका कश्मीर में कौन थे, तो कश्मीर में थे मोहम्मद शाह। कश्मीर में कौन थे, मोहम्मद शाह। इसके बाद आपका गुजरात, तो गुजरात में बहादुर शाह। गुजरात में बहादुर शाह। नेक्स्ट आपका आता है बंगाल में उस समय नुसरत शाह थे। ठीक है, बंगाल में उस समय कौन थे, नुसरत शाह। और इसके बाद मेवाड़ में कौन थे, तो मेवाड़ में थे राणा सांगा। मेवाड़ में कौन से थे, राणा सांगा। और इसके विजयनगर साम्राज्य में तो समझ सकते हैं हमारे कौन थे, यहाँ पर कृष्णदेव राय थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि बाबर के समकालीन यहाँ पर भारत पर जो अलग अलग राज्य बिखरे थे, तो वहां पर कौन कौन शासन कर रहे थे, तो ये आपके हो गए जो कि एक चार्ट के माध्यम से बताया है। अब पॉइंट आती है कि बाबर ने एक उपाधि धारण किया था। ये उपाधि थी जो कि पहली इन्होंने एक वर्ड था बादशाह। ठीक है, बाबर ने एक उपाधि धारण की थी जो कि पहले बादशाह हुआ करती थी, अब यहाँ पर हो गई आपकी पादशाह। ठीक है, पादशाह उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर युद्ध शिक्षा।
युद्ध शिक्षा। देखो अभी हम इनकी युद्ध पढ़ेंगे। यहाँ पर देखा है हमने ट्रिक से बनाया है। यहाँ पर ट्रिक पहले हमारी पुरानी ट्रिक है, हमने बहुत पहले ट्रिक यूज किया था। यहाँ पर है पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया। ठीक है, इस प्रकार से इनकी पूरी युद्ध यहाँ पर समाप्त होते हैं इस ट्रिक से। लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसके बाद युद्धों पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया है उपाधि के बाद युद्ध शिक्षा, अर्थात जो तुलुगमा नीति है वो हमारी यहाँ पर देख सकते हैं। तुलुगमा नीति अभी बताते हैं क्या है। यहाँ पर ईरानियों से बंदूक चलाना सीखा था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर बंदूक चलाना किससे सीखा था, तो ईरानियों से बंदूक चलाना सीखा था और तुर्कों से घुड़सवार सीखा था। ठीक है, घुड़सवारी सीखा था किसे, तुर्कों से सीखा था। और यहाँ पर तुलुगमा नीति जो कि यहाँ पर दोनों वंशजों के जो अफगान शासक थे उन सभी के माध्यम से तुलुगमा नीति को सीखा था। अब आती है बात कि यहाँ पर बाबर की मृत्यु। तो बाबर की मृत्यु जो हुई थी आपकी आगरा में हुई थी। ठीक है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, आगरा में। और आगरा में आराम बाग इन्होंने ही बनवाया था और वहीं पर इनकी मृत्यु होती है और वहीं पर इनका क्या होता है, इनको वहीं पर दफना देते हैं। उस समय आराम बाग में कब मृत्यु हुई थी, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को वहीं पर दफना देते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि बाद में अकबर क्या करते हैं, इनके कंकालों को लेकर इनके द्वारा खुद के बनाए हुए मकबरे जो कि काबुल में स्थानांतरित कर देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो आप काबुल बोलेंगे, ना कि आप आगरा बोलेंगे। ठीक है, काबुल बोलेंगे। अब यहाँ पर आता है आपका आत्मकथा। बाबर ने एक अपनी आत्मकथा मतलब अपनी द्वारा लिखी हुई जो हमारी होती है, स्वयं बाबर ने लिखा है आत्मकथा। तो बाबर की आत्मकथा है बाबर नामा के नाम से जानी जाती है। बाबर नामा के नाम से, देखो बाबर और बाबर, तो बाबर नामक के नाम से जानी जाती है और इसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारी किस भाषा में है, आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में। नेक्स्ट आपका आता है इनकी शैली। तो शैली इनकी मुबैयान शैली। मुबैयान शैली को समझते हैं। क्वेश्चन होता है कि भारत में मुबैयान शैली का जो जन्मदाता है वो कौन है, तो वो जन्मदाता हमारे कौन है यहाँ पर, जो कि हमारे हैं बाबर। ये होती क्या है शैली, इसको हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए बाग लगाना है तो हम लोग पहले बाग लगाते थे, चारों तरफ ऐसे उधर उधर लगा देते थे। लेकिन जब बाबर आए तो उन्होंने एक चौकोर माध्यम से, जैसे हमारा वर्ग होता है एक, उस तरह से बनाया। यहाँ पर बीच में बनाते थे एक मठ जैसा या कोई मकबरा बनाते थे। यहाँ पर पानी जाने का, यहाँ पर पानी जाने का, और यहाँ पर भी पानी जाने का, और यहाँ पानी जाने का। ये ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि जब बाबर हमारे तुर्क से आए थे वहां पर पानी की कमी थी। भारत में आए जमने का उनका कारण था कि भारत में उनको उचित पानी मिल गया, वातावरण मिल गए, उनको घोड़ों को रहने के लिए एक अच्छा वातावरण मिल गया। इस कारण बाबर ने यहाँ पर सोचा कब यहीं पर हम राज करते हैं। तो वही हमारा पानी जब ज्यादा पा गए कि इन्होंने जंगल लगाना शुरू कर दिया। वो जंगल को कैसे लगाया, एक क्रम से लगाया। जैसे आप देखते हैं कोई खेत में होता है, बिल्कुल ऐसे क्रम से लगाते हैं, ऐसे क्रम से लगाते हैं। ऐसे भी हमारे क्रम से होते, किसी भी कोने से देख लीजिए आपके ये सभी बराबर होते थे। ठीक है, यहाँ पर आपके पानी के फव्वारे होते हैं, पानी के फव्वारे होते हैं, जैसे आगरा में आपके बने हुए हैं। इधर पानी जाता है, इधर पानी जाता है, इधर पानी जाता है, इधर पानी जाता है। ठीक है, साथ में जो मंदिर या उनके जो मस्जिद बने होते हैं वो यहाँ पर बीचों बीच बना देते हैं। यही हमारी जो शैली होती है इसे हम लोग बोलते हैं जो कि आपकी मुबैयन शैली। समझ गए ना कि मुबैयन शैली के जन्मदाता कौन हो गए, बाबर। अर्थात जो चारों तरफ से होता है, जैसे आप खजुआ जाइए, खजुआ पर आपको मिलेगा औरंगजेब का पवेलियन, वहां पर आपको इसी प्रकार से बना हुआ है। आगरा में जाते हैं, आराम बाग ऐसे बना हुआ है। आगरा का ताजमहल है, उसके सामने भी आपको ऐसे ही मिलेगा। मतलब इनकी शैली जो है वो बाबर के द्वारा ही आई है। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं, जो कि आत्मकथा समझ लिया, शैली समझ लिया, मापन पैमाना। बाबर ने भूमि मापन के लिए एक पैमाना बनाया था। जैसे सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी नामक पैमाना बनाया था 30 इंच का, वैसे यहाँ पर बाबर ने जो मापन पैमाना था गज ए बाबरी के नाम से, गज ए बाबरी के नाम से पैमाना बनाया। और यहाँ पर गद्दी पर, जो कि कहते हैं गद्दी पर बाबर बैठा कब था, फरगना की गद्दी पर कब बैठा था, तो ये इसकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी जब ये गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है, मात्र 11 वर्ष थे तभी ये गद्दी पर बैठ गए थे 1494 को, 1494 की गद्दी पर, जो कि फरगना की गद्दी पर बैठ गए थे। अब आता है यहाँ पर उस्मानी विधि। उस्मानी विधि क्या होती है इसको समझते हैं।
एक होती है तुलुगमा नीति, जो अभी आपने यहाँ पर देखा था तुलुगमा नीति, इसको समझो, फिर इसके बाद युद्ध स्टार्ट करते हैं। देखो धैर्यता के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं हमारे साथ लगकर तो आपको हिस्ट्री में हीरो बना देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिया है तोप सजाने की विधि होती है उस्मानी विधि, यहाँ पर दिया है तुलुगमा नीति। ये क्या है? तो देखिए जब भी कभी युद्ध हुआ करता था तो बाबर युद्ध के मैदान में सर्वप्रथम खाई खुदा देता था। ठीक है, क्या करता था? यहाँ पर खाई खुदा देने के बाद यहाँ पर क्या करता था, ऐसे आपकी चटाई जैसे बिछवा देता था, ऊपर से उसे ढका देता था, ढक देता था ऐसे, ताकि किसी को पता न चले कि यहाँ पर किसी प्रकार का गड्ढा है। और इधर से जो इनकी सेना होती थी वो हमारे इधर से युद्ध मैदान में आती थी, विपरीत सेना हमारी इधर से आती थी। अब बाबर क्या करता था, बाबर अपनी सेना को सजाता कैसा था? वो देखो सेना उनके पास 15,000, भारत की सेना यहाँ पर कितनी, यहाँ पर 1.5-2 लाख, लेकिन यहाँ फिर भी बाबर विजय होता था। इसका रीजन क्या है? तो देखिए बाबर की जो सेना थी 3 प्रमुख सेनाएं होती थी यहाँ पर इस प्रकार से, अर्थात यहाँ पर आपकी 3 प्रकार ये होते थे, यहाँ पर भी होते थे और इसके बाद यहाँ होते थे। मतलब ये जो आगे वाले होते हैं हुष्ट पुष्ट नौ युवक, बिल्कुल नौजवान होते थे, और ये लोग कैसे, जो बिल्कुल आक्रमण करते थे। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हराने वाले इनको बोलते हैं हरावल, क्या बोलते हैं इनको? हरावल। बीच में बिचावन, बिचावन, हरावल, बिचावन, और पीछे जो रहते थे पिछावल। ठीक है, पिछावल, ये 3 नाम से जाने जाते हैं, हरावल, बिचावल, पिछावल। जो बीच वाले रहते थे वो मिडिल वाले रहते थे, और जो पिछावल रहते थे वो बूढ़े बुजुर्ग जो भी रहते थे, जो बूढ़े सैनिक रहते थे वो हमारे पीछे रहते थे। अब हमारा होता है कि इनकी हमारी कुछ सेनाएं रहती थी, एक हमारा होता था बायां बाजू, बायां बाजू, एक हमारा होता था दायां बाजू, बायां बाजू और एक दायां बाजू। साथ में एक काम और करते थे, जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या होती है तो रिजर्व पुलिस आती है, आरपीएफ आ जाती है, आती है, और बीएसएफ आती है। ठीक है, बीएसएफ आती है। तो वैसे यहाँ पर इनकी रिजर्व पुलिस थी, एक रिजर्व सेना रखते थे। जब भी कभी समस्या होती थी तो इस रिजर्व पुलिस को यहाँ पर लेके आते थे। ठीक है, तो अब जब लड़ाई होती थी यहाँ पर तोपों को सजाते थे, यहाँ पर क्या होते थे, तोपों को सजाते थे, यहाँ पर ऐसे तोपों को बीच बीच में लगा देते थे, यहाँ पर सैनिक खड़े कर देते थे और यहाँ पर भी सैनिक खड़े कर देते थे। अब यहाँ पर जो मेन हमारे यहाँ पर थे, बोलते हैं कि बाबर के साथ 2 तोपची थे, बहुत ही फर्राट टाइप के थे। ठीक है, वो 2 तोपची कौन थे? उस्ताद अली कुली, उस्ताद अली कुली, और एक हमारे थे मुस्तफा। आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि बाबर के पास 2 तोपची कौन थे, तो उस्ताद अली कुली और हमारे कौन थे? मुस्तफा। 2 हमारे जो तोपची थे वो तोप चलाने का काम करते थे। तो यहाँ पर जो तोपों को लगा दिया गया है तो वो हमारी बोली जाती है उस्मानी विधि। क्या बोलते हैं उसे? उस्मानी विधि को बोलते हैं। तोपों को लगाने की विधि होती है उस्मानी विधि। और यहाँ पर तुलुगमा नीति, जो ये नीति बनाई जा रही है, इसे बोलते हैं तुलुगमा नीति। अब देखिए यहाँ से सेना हमारी आ रही है, ढेर सारी आपकी यहाँ पर सेना दौड़ते हुए आती थी, और लगभग सेना जब आक्रमण करती थी तो आधी सेना तो इस गड्ढे में जाके मर जाती थी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से तोप स्टार्ट करते थे तो डायरेक्ट करते थे 75% यहाँ चले गए, मतलब कि 50 चले गए गड्ढे में, 50%, 25% क्या हो गए? तोप के माध्यम से उड़ गए। और इसके बाद यहाँ से जो हमारे निशाने होते थे, यहाँ से तो ये वाली जो सेना होती थी वो ऐसे घेरती थी और इसके बाद चारों तरफ से घेर लेती थी। यही आपकी सिस्टम होती है जो कि तुलुगमा नीति, और तोपों को सजाने की विधि होती है उस्मानी विधि। आपने रुद्रमा देवी आपने मूवी देखा होगा, वहां पर आप देखते हैं वीडियो के अंत में वहां पर क्या होता है कि चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है, गौना गौना रेड्डी वाली मूवी में वही एक चील जैसे आकृति बनाते हैं, यही होती है। आप समझ गए होंगे। चलिए अब देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट हमारा आता है यहाँ पर, इतना आपने समझ लिया जो आपको पॉइंट जरूर थे। अब युद्ध की बात करते हैं। इनके जो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं बोलते हैं कि हमारे ये हैं। ठीक है, भारत में जो बाबर आए थे तो हमने बताया था कि ये एक दर्रा होता है, खैबर दर्रा। भारत में एक दर्रा हमारा कौन सा है? खैबर दर्रा। और खैबर दर्रा के माध्यम से ही यहाँ पर हमारे भारत में आ जाते थे। ठीक है, और मुख्यतः कह सकते हैं कि ये हमारे आते थे। आपको देखो यहाँ पर पोलियो हो गया है, पर थोड़ा सा आपको समझना है, ज्यादा आपको नहीं देखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, ये मान लीजिए भारत आपका बना है। यहाँ से काबुल से हमारे क्या थे? बाबर आते थे फरगना से। यहाँ पर जब आ रहे थे, चल दिया है इन्होंने भारत में लूटने के उद्देश्य से। ठीक है, यहाँ पर जब आए तो
तो इन्होंने 1500 देखते 20 ईस्वी से इन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। 1520 से 19 से हुआ था, 1519 से हुआ, फिर 20 में हुआ, 22 में हुआ, 24 में हुआ। लेकिन उन युद्धों का हम लोग वर्णन नहीं करेंगे, एक युद्ध का वर्णन करेंगे 1519 ईस्वी की। ठीक है, जब ये सिंध प्रांत के पास आ जाते हैं, सिंध प्रांत में जो कि सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के पास हमारा 1519 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में भेरा और बाजौर, भेरा और कौन सा बाजौर, भेरा और बाजौर का आक्रमण होती है और इसमें से यूसुफ जाय एक जनजाति होती है, उनको ये हरा देते हैं। यूसुफ जाय जनजाति को क्या करते हैं, हरा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1519 ईस्वी की बात किया था। 1519 में पहला युद्ध हुआ, भेरा और बाजौर का युद्ध। कहते हैं इसी युद्ध में ही बाबर ने अपनी जो युद्ध विधि थी तुलुगमा विधि का अपनाया था, लेकिन हम लोग वहां पर नहीं पढ़ेंगे, मेन पढ़ने का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर बारूद वगैरह का प्रयोग किया था। तो ये आपका पहला युद्ध हुआ। अब दूसरा जो युद्ध होता है वो हमारा आता है, पंजाब को पूरी तरह से यहाँ पर घेर लेता है। कब? 1924 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1924 में लगभग पूरे पंजाब क्षेत्र को अपने अंडर में मिला लेता है। और मिलाने के बाद यहाँ पर आपको बता दे, इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी के मराने के लिए, अर्थात उनको मरवाने के लिए जो उनके खुद के रिश्तेदार होते हैं, उनके चाचा थे, सोचे कि इनको मार देंगे, हम खुद राज पा जाएंगे। इस कारण क्या हुआ कि उनके चाचा जो थे आलम खां और उनके रिश्तेदार दौलत खां, उन लोगों ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उन्होंने क्या किया कि काबुल के नवाब को बुलाया, अर्थात बाबर को बुलाया। बाबर आता गया, आखिरकार भारत में एंट्री मार दिया। ठीक है, और एंट्री मारने के साथ ही यहाँ पर आपने नाम सुना होगा मियां मीर बाकी। मियां मीर बाकी जो कहते हैं कि हमारी जो मस्जिद है, बाबरी मस्जिद बनाने का श्रेय मियां मीर बाकी को जाता है। ठीक है, याद रखना, जो बाबरी मस्जिद जो कि विवादित मस्जिद है, उसको बनाने का श्रेय मियां मीर बाकी को जाता है। उसने क्या किया, एक हिंदू मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा दिया था। अब वास्तविक सच्चाई क्या है हम उस पर बहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब पूरी हमारी न्यायालय उस पर बहस नहीं कर पाती तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस जितना नॉलेज है वो आपको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वहां पर मंदिर को तोड़ने के बाद कहते हैं कि बनाएगी एक मस्जिद, जिसे बोलते हैं बाबरी मस्जिद, जिसका 1992 में एक भयंकर क्या हुआ कि मार काट हुई और इसके बाद पूरी मस्जिद को वहां पर गिरा दी गई थी। तो वहां पर बहुत लोग मारे गए थे। आज भी विवादित स्थल है और निर्णय क्या होगा, कौन सरकार निर्णय कर पाएगा, ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया। तो चलिए यहाँ पर देख लिया कि मीर बाकी जो थे उन्होंने बाबरी मस्जिद को बनाया था। तो वो उन्हीं के साथ आए थे, वो चले गए थे फैजाबाद साइड में और ये आ गए आपके दिल्ली साइड में। बाबर आ गए दिल्ली साइड में। दिल्ली पर मेन टारगेट था किसको, इब्राहिम लोदी को हराना, क्योंकि गद्दी किसके पास थी, इब्राहिम लोदी के पास थी। चलिए अब युद्ध इनके स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर भारत में जो कि पहला युद्ध यहाँ पर है, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, ये 4 महत्वपूर्ण आपके युद्ध हैं। तो यहाँ पर पास से हो जाता है पानी पिया से मतलब होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी की सेना जो थे वो चारों तरफ बिखरी हुई थी, सो रही थी, लेकिन बाबर ने अचानक अटैक कर दिया। यहाँ पर इब्राहिम लोदी सही से युद्ध के लिए तैयार नहीं था और इसी समय बाबर ने अटैक कर दिया और वहीं पर युद्ध के मैदान में इब्राहिम लोदी को मार गिराया। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरने वाला एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक था इब्राहिम लोदी। आपको इतने पॉइंट याद रखना है यहां से, ठीक है। और जो उस्मानी विधि या तुलुगमा नीति की प्रयोग किया था वो हमारी इसी युद्ध में किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। जो तोपों का प्रयोग किया था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। और यहां पर कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन और बन जाता है यहां से कि बारूद का प्रयोग या तोपों का प्रयोग जब किया और ये युद्ध जीत गया तो बाबर अपने यहाँ पर कुछ कर लगाया था, तो उन करों को माफ कर दिया अपने सैनिकों को और एक एक मोहरे अपने यहाँ पर सभी सैनिकों को दे दिया और अपने पूरे राज्य में बंटवा दिया था एक मोहरे, ठीक है। तब वहां पर बादशाह की उपाधि भी धारण किया था। इतने क्वेश्चन आपको पानीपत से मिल सकते थे। नेक्स्ट आपका है खाना खाया। एक युद्ध आपने पढ़ लिया इब्राहिम लोदी और बाबर। दूसरा आपका है खाना खाया।
खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध होता है, यहां से क्वेश्चन आपको 100% मिलते हैं। तो खानवा के युद्ध में हमारे राणा सांगा थे, खानवा के युद्ध में राणा सांगा थे और बाबर थे। दोनों की सेना बराबर जवाब दे रही थी। यहाँ पर राणा सांगा की सेना बाबर की सेना को पीछे पीछे कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सोचने की क्षमता, युद्ध को लड़ाने की क्षमता और कैसे युद्ध को जीता जाए, ये सिर्फ बाबर की ही अंदर कूटनीतियां थी। उन्होंने क्या किया, जिहाद का नारा घोषित कर दिया। तभी क्वेश्चन होता है कि बाबर ने सबसे सर्वप्रथम भारत में जिहाद कब लागू किया था, अर्थात किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद बोला था बाबर ने। तो ये खानवा का युद्ध है, खानवा के युद्ध में ही जिहाद शब्द लिया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जिहाद नारा मतलब होता है मोटिवेट करना, अपनी सेना को मोटिवेट किया और अपने धर्म के विरुद्ध जगा दिया उनको अंदर से। जैसे आप देखते हैं बाहुबली मूवी में जब उनकी सेना बाहुबली के पीछे भाग रही होती है तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि अगर आज आप भाग गए तो अपनी माँ की लाज नहीं बचा पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। जान देना है तो अपने देश के लिए आज ऐसा दिन है और जान दे दीजिए। वही होता है मोटिवेट करना, वही होता है जिहाद अपने धर्म के विरुद्ध, ठीक है। जिहाद वही होता है जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने वहां पर जवाब दिया था। देखो वीडियो जरूर बड़ा हो रहा है लेकिन पूरे डिटेल आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इतना पॉइंट आप यहाँ पर पढ़ लिया। यहाँ पर राणा सांगा को हरा देते हैं और हराने के बाद अगला हमारा जो युद्ध आता है यहाँ पर जो चल दिया, अर्थात चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध, इस युद्ध में क्या होता है, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी, 29 जनवरी 1528 ईस्वी का जो कि आपका चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी के युद्ध में बाबर, ठीक है, चंदेरी के युद्ध में बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध होता है। बाबर और मेदिनी राय जो कि अफगान से संबंधित थे, तो उनके बीच युद्ध होता है और इसके बाद मेदिनी राय को भी पराजित कर देते हैं। और इसी युद्ध में भी जो जिहाद शब्द होता है इस युद्ध में भी लेते हैं, ठीक है। जो जिहाद शब्द था, प्रथम जिहाद कहाँ हुआ, खानवा, द्वितीय युद्ध आपका हुआ इसमें, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है आपका घाघरा का युद्ध। घर गया मतलब घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का जो युद्ध था, घाघरा का जो युद्ध था, तो घाघरा के युद्ध में यह हुआ कि कहते हैं कि जल और थल, पहला ऐसा युद्ध, सल्तनत काल का पहला ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। जल और थल में दोनों में लड़ा गया था बाबर का, जो कि ये घाघरा का युद्ध है, ठीक है। याद रखना कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र युद्ध जो जल और थल, अर्थात कुछ सेना जल में भी लड़ रही थी, कुछ सेना थल में भी लड़ रही थी। यह आपका है घाघरा के युद्ध। और घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया, ठीक है। घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया था। कब हराया था, 6 अप्रैल 1529 ईस्वी को, ठीक है। तो ये 4 महत्वपूर्ण आपने युद्ध सुन लिया। और लास्ट होता है यहाँ पर घर गया और मर गया, मतलब ये बाबर का अंतिम युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध। अब यह हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बाबर का अंतिम युद्ध कौन था, तो घाघरा का युद्ध था। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है। कब होती है, हमने आपको यहाँ बता दिया कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी की इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इसका मकबरा आगरा में बनवा दिया जाता है। लेकिन बाबर ने पहले मरने से पहले ही कह दिया था कि मेरा मकबरा जो होगा वो काबुल में ही होगा, ठीक है, काबुल में ही होगा। तो उसके द्वारा बनाए गए मकबरे में कहते हैं कि अकबर आए, उनकी अस्थियों को लेकर वहीं पर दफना दिया था। तो इतना पॉइंट यहाँ पर देखा। जब बाबर अपना जिंदा ही था तभी नहीं घोषित कर दिया था कि हमारा अगला जो शासक बनेगा वो हुमायूं बनेगा। तो हुमायूं जो थे वो 4 भाई थे, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। बहनें कौन थी, भाई क्या थे, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है उसको आप देख सकते हैं। तो पूरा डिटेल अगर आपको सुनना है, पूरा डिटेल में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, इससे अच्छा बेहतर आपको चैनल मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कॉपी पे नोट कर लिया करिए, हर एक पॉइंट को नोट करते चलिए। हिस्ट्री आपकी गुलाम हो जाएगी, आप हिस्ट्री की नहीं, ठीक है। 100% आपकी हिस्ट्री गुलाम ही हो जाएगी इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना आपने पढ़ दिया। जो हमारा अगला टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक होगा जो कि हुमायूं, ठीक है, हुमायूं। और हुमायूं के साथ साथ हम पढ़ लेंगे शेर शाह सूरी। हुमायूं, शेर शाह सूरी, क्योंकि दोनों का ही भिड़ंत हुई है हुमायूं और शेर शाह सूरी से। तो दोनों को अगला वीडियो में हम लोग जल्दी से लेके आएंगे। कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, दिक्कतें सबके साथ आती है, तो कभी कभी दिक्कतें होती रहती हैं कि वीडियो कम ज्यादा और कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है, आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस चैनल पे आप देखने हमने बता दिया है कि इस चैनल पे आप ऐसे पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारा चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक है, जहां पर आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। मैजिक एजुकेशन ट्रिक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, जितने भी वीडियो के लिंक है हम सब इसी वीडियो के नीचे आज रख देंगे, सभी वीडियो के लिंक यहीं पर कर देंगे। तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां पर सभी वीडियो प्ले लिस्ट में जाइए, हम आज बना देंगे सभी, तो आप वहां पर पा जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को वायरल भी करिए। आप लोग हमारा हेल्प करिए, इतना हेल्प आप कर सकते हैं, आपसे किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। कोचिंग में जाएंगे, यही टॉपिक आपको 1 घंटा से ज्यादा समय लेगा, शायद ऐसे टीचर आपको बताएंगे। तो इतना बार आपका फर्ज बनता है कि सर आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, तो एक फर्ज आपको बनता है, एक लाइक दे देना और वीडियो को शेयर कर देना।